नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यश कुमार। इस वीडियो में पिछले साल यानी 2025 में जो गणित का पेपर हुआ है उसको यहां सोल्व करेंगे। तो शुरू के जो 5 प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, यानी कि वो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं और पांचों ही प्रश्न एक एक नंबर के हैं जो आपको करने हैं। देखिए, आपको प्रश्न नहीं उतारना है, आपको केवल हल करके उसको डायरेक्ट आंसर लिखना है। चूंकि हमने यहाँ हल भी आपको मेंशन करके दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस ऐसा लिखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और फिर आप लिखोगे, जैसे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नीचे वाली लाइन में लिखोगे प्रश्न संख्या 1 और उसके आगे लिखोगे उत्तर। और फिर उस उत्तर में जैसे पहला अ सही है तो अ लिख दोगे, ब सही है तो ब लिखना है। पर आपको हमारी तरह यहाँ सोल्व नहीं करना है, ये आपको सोल्व कॉपी के पीछे वाले पेज पर करके देखना है। तो आपको यहाँ एक चीज़ समझ में आएगी कि ये तो जो आपको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो आपको चूंकि यहाँ समझना है तो यहाँ ज़रूरी है उसको लिखना। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या है। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है कि एक वर्ग है और वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। देखिए, जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है। जब चारों भुजाएं बराबर हैं और आपको उसका परिमाप निकालना है तो उसका परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। और 4 इंटू भुजा को लिखेंगे तो कैसा आएगा? 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें मीटर में दिया गया है आंसर और हमारे को भुजा दे रखी है सेंटीमीटर में, तो मीटर को जो है अपने को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर में हम भाग देंगे 100 का। तो 100 का भाग देने पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये चूंकि मीटर में बदलना है तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर। याद रखना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो उसमें 100 का भाग देना पड़ता है। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे होते तो 100 से गुणा कर देते। तो यहाँ चूंकि हमारे पास आंसर आया था 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हमें लिखना है मीटर में, तो मैंने 20 में 100 का भाग देकर इसको मीटर में बदल लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 0.2 मीटर। इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि 36, 42 और 72, ये तीनों का आपको लघुत्तम समापवर्ती बोले तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना बहुत ही कॉमन बात है। सबसे पहले आपको सभी संख्याओं के ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ये नहीं है, हाँ 36 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 2 को 2 बार गुणा करो, यानी 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3, ये इसके टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही 42 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, और ऐसे ही हमारे पास 72 का निकला है अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो हमें जब भी अभाज्य गुणनखंड दिया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड में से सबसे पहले उसको घात में लिखना है। जैसे ये आपको दिया गया है तो इसको आपने लिख दिया 2 की घात 2 और 3 की घात 2। यहाँ चूंकि सिंगल सिंगल एक एक बार आया है तो यहाँ सभी की घात एक एक आपको देखने को मिलेगी। और इस वाले में चूंकि 2 3 बार आया है और 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो हमने लिख दिया 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब जब भी एलसीएम निकालना होता है तो आप ये देखिए कि जो तीनों संख्याएं आपको दी गई हैं, तीनों में 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ आ रही है? देखो, यहाँ 2 की घात 2 आ रही है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है। तो सबसे बड़ी घात को हमने ले लिया 2 की घात 3। ऐसे ही अगली संख्या है 3, उसकी सबसे बड़ी घात जिस भी पद में होगी उसको ले लेंगे। जैसे यहाँ 3 की घात 2 आ रही है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ही सबसे बड़ी घात है, उसको ले लिया। और फिर तीसरी संख्या इन दोनों में नहीं आ रही हैं फिर भी इसमें आ रही हैं तो उसको भी लेना है। वो कौन सी संख्या है? 7 की घात 1, तो वो भी हमने ले ली। और जब इनको खोलकर गुणा करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 9 इंटू 7, या इसको लिखो 7 इंटू 8 इंटू 9। और ये हमारा पहला ऑप्शन रहा है इसके अंदर। तो देखिए, आपके प्रश्न का सही जवाब हुआ 7 इंटू 8 इंटू 9। सबसे पहले आपको ये अभाज्य गुणनखंड सीखना पड़ेगा। इसकी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरे आपको गणितीय जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं कि ये मैंने कॉन्सेप्ट कैसे लगाया है।
सबसे पहले जो है हमें नॉर्मल ऐसे संख्याएँ निकालनी हैं और उन संख्याओं को हमें घात में बदलना है। फिर घात में बदलने के बाद सबसे बड़ी घात जो है सेलेक्ट की जाती है और सबसे बड़ी घात को सेलेक्ट करके हर संख्या के हर पद को गुणा करके लिखते हैं। तब हम निकाल सकते हैं क्या? एलसीएम। फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि यहाँ आपको 4 कोण दिए गए हैं। इन चारों में से वृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो देखिए वृहद कोण वो होता है जो 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब आप देखिए 0 180 से छोटा है, 90 180 से छोटा है। 180 वाला कोण सरल कोण होता है, तो उससे बड़ा यहाँ सिर्फ एक कोण है और वो कोण कौन सा है? वो कोण है 270 डिग्री का। तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 270। तो यहाँ 270 हमारा कौन सा कोण है? रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी निशक्तता संवेदी निशक्तता के अंतर्गत नहीं आती? अब देखो निशक्तता का मतलब है कि जब आप कोई काम नहीं कर पाओगे तो निःशक्त हो जाओगे, आप वो चीज़ करने के लायक नहीं हो, आपका शरीर कैपेबल नहीं है। और संवेदी गामक दे रखा है, तो कह रहा है कि ऐसी निःशक्तता आपको बतानी है जो किसमें नहीं आती हो? सेंसरी में नहीं आती। सेंसरी मतलब जो संवेदनाओं से जुड़ी हुई नहीं है। तो देखिए संवेदना का मतलब देखना और सुनना, ये दोनों संवेदी निःशक्तता में आते हैं। मानसिक मंदता जो है मेंटल रूप से अगर आपको कोई बीमारी है जैसे गणित का डिसकैल्कुलिया आपको हो रहा है तो फिर आपको मानसिक मंदता है, न कि संवेदी निशक्तता। तो देखिए सुनना, बोलना, बोलना, सुनना, देखना, ये तीनों होती हैं संवेदी मतलब संवेदनाएं जो हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं। तो ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, उनसे संबंधित हैं बोलना, सुनना, देखना, महसूस करना ये। और इनमें से मानसिक मंदता जो है इसको महसूस किया नहीं जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर कि इसे कहा जाएगा मानसिक मंदता, न कि संवेदी निशक्तता। अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 के हिसाब से आपको बतानी है कि एनसीएफ 2005 की सबसे अच्छी भावना इन 4 कथन में से किसमें आपके सामने झलक रही है? तो सीधा सी बात है, गणित सीखना आनंददायक होना चाहिए। हाँ, गणित जब आप पढ़ो तो ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको अच्छे से पढ़ा सकें, ये बात बिल्कुल सही है। छात्रों को बिना सहयोग के अकेले कार्य करना चाहिए, नहीं। सहयोग हम आपको देंगे तभी तो आप अच्छे प्रकार से निखर पाओगे। हर चीज़ में सहयोग नहीं देना है, केवल आंशिक सहयोग देना है। फिर ये गणित शिक्षण परीक्षा उन्मुख होना चाहिए, तो ये भी गलत बात है। गणित को बाल केंद्रित होना चाहिए बच्चों के हिसाब से। फिर है अनुशासन के लिए त्रुटियों को दंडित करना चाहिए, त्रुटियों का जो है निराकरण करना चाहिए, त्रुटियों पे दंड नहीं देना है। तो दंडित नहीं करना है, परीक्षा उन्मुख नहीं होना है, बाल उन्मुख होना है और बिना सहयोग के नहीं, सहयोग से काम होगा। केवल पहला ही कथन सही है। तो आपके 4 ऑप्शन में से ये आपका सही है कि यहाँ केवल कथन एक सही है और आपका ये ब वाला उत्तर यानी बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न से। अब यहाँ के बाद जो प्रश्न आएंगे उनमें आपको लिखना है और लिखने वाले प्रश्नों में आपको जो है ध्यान देना है कि छोटे प्रश्नों में कितना लिखना है, बड़े प्रश्नों में कितना लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से सामान्य कथनों को गणितीय कथनों के जो है संकेतों में निरूपण कीजिए। 3 2 से बड़ा है, आपको बताना है कि 3 बड़ा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 3 लिखोगे और फिर बड़े वाला चिन्ह यानी कि 2 मुंह जहाँ खुलते हैं वो बड़ा वो चिन्ह होता है, उसको 3 की तरफ रखोगे। 2 छोटा है तो इसको यहाँ रख दोगे, तो ये इसका सही जवाब होगा। फिर प्रतिशत का चिन्ह ये होता है तो हमने ये लगा दिया, बराबर का चिन्ह ये होता है तो ये लगा दिया और त्रिभुजाकार का चिन्ह ये होता है तो ये लगा दिया। कुल मिलाकर आपको ये जो है गणितीय निरूपण करना सिखा रहा है कि जब बड़ा होगा तो कैसे बताना है। अगर मान लो 2 3 से छोटा है तो इसको कैसे लिखते? तो फिर इसको ऐसे लिख देते कि 2 3 से छोटा है या 3 2 से बड़ा है, बात वही आ जाती है। प्रतिशत का चिन्ह है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो चिन्ह होता है ये अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग का हो जाएगा, आयत का चिन्ह ये हो जाएगा, त्रिभुज का चिन्ह ये हो जाएगा, चतुर्भुज का चिन्ह ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए वृत्त का चिन्ह ये है। तो अगर आप समझते हैं कि कौन से चिन्ह हैं, जैसे ये वर्ग का है, ये आयत हैं, ये आपके वृत्त हैं, ये आपके चतुर्भुज हैं। कौन सा भुज हैं? चतुर्भुज।
और इसके बाद ये आपका त्रिभुज है। तो हमें अगर पता है चिन्ह तो आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संख्यात्मक अवधारणा सीखने के कितने स्तर हैं? कुल मिला के संज्ञानात्मक जो सिद्धांत उन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का, उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। वही अवस्था आपको यहाँ लिखनी है। ये 4 स्तर हैं, चाहे वो संख्या सीखे या आपको संज्ञानात्मक विकास करे। पहली अवस्था को उन्होंने नाम दिया था संवेदी, जो बालक शुरू में जो है देख कर सुनकर जो है चीज़ों को समझता है, तो ये है सेंसरी मोटर स्टेज। फिर पूर्व संक्रियात्मक, छोटे छोटे प्रश्न करने लायक हो जाएगा। फिर ठोस संक्रियात्मक, खुद से प्रश्न करने की उसके अंदर जो है क्षमता उत्पन्न होगी। और फिर औपचारिक में वह कल्पनात्मक रूप से नए नए प्रश्नों को बनाने की क्षमता भी अपने अंदर ला सकता है। तो संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, जो है ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये 4 अवस्थाएं होती है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। फिर है आपको बताना है कि एक संख्या है 2 सही 2/3, ये कहाँ आएगी? जब भी ऐसा आ जाए 2 सही 2/3, यानी कि 2 से आगे वाली आपको संख्या के बीच में इसको दर्शाना है। तो 2 से आगे वाली संख्या कौन सी आती है? 3। तो 2 से 3 के बीच आप इसे दर्शाओगे तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाओगे, उसमें आप यहाँ 0 दर्शाओगे। 0 के इधर माइनस वाली संख्याएं होती हैं, बोले तो इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये हमें पता है। तो संख्या रेखा में हमें धनात्मक की ओर चलना है, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या है और पॉजिटिव नंबर है। तो 2 से बड़ा है 2/3, तो 2 से बड़ा है तो 2 और 3 के बीच में इसे दर्शाएंगे। अब आपको याद है कि ऐसे आपको 2/3 दे दे तो आप इसे कैसे बनाओगे? यानी कि जो है 2 से 3 के बीच आपको 3 नीचे जो संख्या होती है उतने ही टुकड़े करने होते हैं। जब भी आपको संख्या दी जाए तो आप जैसे ध्यान दीजिए 1/4 दिया जाए तो आपको 4 टुकड़े करने हैं 1 के। ऐसे ही आपको यहाँ दिया है 2/3, तो आपको टोटल 3 टुकड़े करने हैं। तो 3 टुकड़े करोगे तो यानी कि 2 से 3 को बराबर 3 बराबर टुकड़ों में बांटोगे। तो 2 से 3 को हमने 3 टुकड़ों में बांटा, तो पहला टुकड़ा हुआ ये वाला, दूसरा टुकड़ा हुआ ये वाला और तीसरा टुकड़ा हुआ ये। तो इसको हमने 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। अब हमें 3 बराबर टुकड़ों में से दूसरा टुकड़ा सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2/3 है यानी 3 में से दूसरा टुकड़ा सेलेक्ट करना है। तो पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये। इस टुकड़े को हम कहेंगे 2 से 2/3, क्योंकि ये 2 से बड़ा भी है और 2/3 को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें इस प्रकार से संख्याओं को दर्शाना होता है। संख्या रेखा पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे संख्याएं दर्शाते हैं। अब अगला हमारा है कि विद्यालय से वंचित बच्चों के गणित शिक्षण में शिक्षक किन किन तरीकों से सहायता कर सकता है? ऐसे बच्चे जो विद्यालय कम आते हैं या जो किसी बीमारीवश या डर के भय से जो है वो नहीं आते हैं, तो क्या कर सकता है? ऐसे बच्चों को सरल और एक्टिविटी से बच्चा जो है शिक्षक सिखा सकता है। स्थानीय जो सहायक सामग्री है उनका प्रयोग कर सकता है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकता है, यानी उनको पर्सनल रूप से जो है उनकी केयर कर सकता है। एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए दे सकता है और उनको मोटिवेशन देके, प्रोत्साहन देके पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर है गणना विकार। गणना विकार यहाँ दिया गया है डिसकैलकुलिया। देखिए कौन सा है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक गणितीय विकार है। कौन सा विकार है? कैलकुलिया। यह एक गणितीय विकार है जिसमें बालक में गणितीय क्षमताओं में कमी आ जाती है। अब वो कौन कौन सी कमियां हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला, बालक संख्याओं को ठीक से नहीं पहचान पाएगा। संख्याओं में कंफ्यूज रहेगा कि किसको क्या बोलना है। दूसरी बात, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये जो संक्रियाएं होती हैं ये भी नहीं कर पाएगा, इनमें गलतियां करेगा। पहाड़े उसे याद नहीं होंगे। समय की अवधारणा की कितना बजा है, कितने बज के कितने मिनट हो रहे ये नहीं बता पाएगा। पैसे से संबंधित जो करेंसी है उसको भी नहीं पहचान पाएगा। और मापन जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, इनको भी वो नहीं पहचान पाएगा। इनको भी वो गणना करेगा तो उसको कठिनाई महसूस होगी। ये है डिसकैलकुलिया गणना विकार। फिर है गणितीय, गणितज्ञों और सामान्य लोगों द्वारा प्रयुक्त जो गणित है इनमें बेसिक अंतर क्या होता है? तो देखिए, सामान्य लोग ज़्यादा जो हैं गणित को गहराई से नहीं जानते हैं। वो केवल अपने अनुभव और दैनिक जीवन में जहाँ-जहाँ वो चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, उसको ही काम में लेते हैं। जबकि गणितज्ञ तर्क, प्रमाण, बोले तो आपके जो प्रमाण का मतलब है कि सबूत और नियम, ये इनकी पालना करते हैं। जैसे एक दुकानदार सामान्य व्यक्ति हैं, वो 250 और 150 को जोड़ेगा तो 400 रुपये बता देगा। इसमें वो कोई भी अपना पर्सनल दिमाग नहीं लगाएगा, केवल अपने अनुभव से कि उसको ऐसे-ऐसे जोड़ना आता है, वो जोड़ के बता देगा। जबकि जब भी इस प्रश्न को गणितज्ञ करेंगे तो हो सकता है इसमें कोई नियम लगा दे कि इसमें इस नियम से हमने इसको 400 किया। तो गणितज्ञ सामान्यकरण, नियमों, तर्क पे आधारित चीज़ें बताते हैं।
फिर अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 से कि बच्चों के गणित सीखने के संदर्भ में कोई 6 शिक्षण सिद्धांत बताइए, यानी सीखने के सिद्धांत बताने हैं। तो सीखने के सिद्धांत होता है ज्ञात से अज्ञात, बच्चे को जो पहले आता है और फिर जो नहीं आता वो सिखाए। तो पहले जो आता है उसको पहले वो पढ़ाइए, जो नहीं आता उसको बाद में सिखाना है। सरल से कठिन की ओर, पहले आसान चीज़ें पढ़ाइए, फिर कठिन चीज़ों को आप बाद में बताएंगे। फिर है ठोस, जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही है फिर पहले उनको बताइए, और जो फिर कल्पना है उनको बाद में सिखाना है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो केवल कल्पनाएँ होती है उसको बाद में पढ़ाना है, जो ठोस है, जो सामने दिखाई देता है उसको पहले पढ़ाइए। गतिविधियाँ पहले करवाइए और फिर उसको जो है बाद में वैज्ञानिक सोच का बनाना है। तो गतिविधि आधारित सीखना भी होता है। बाल केंद्रित सिखाइए, यानी कि बच्चों को पहले उनके तरीके से सिखाइए और फिर शिक्षक वाले तरीके से भी सिखा सकते हो। फिर जीवन से संबंधित उदाहरण, उनके आस-पास के उदाहरण दीजिए ताकि वो समझ पाएँ, और फिर उससे नियम बनाइए। तो गतिविधि से जो है वैज्ञानिकता की ओर बच्चों को ले जाना होता है, गतिविधि से वैज्ञानिकता की ओर, और बाल केंद्रित से फिर लेके जाएँगे उनको शिक्षक केंद्रित की ओर बाद में लेके जाना होता है। फिर हैं जीवन के उदाहरणों से, फिर उसे जो है जीवन के जो उदाहरण है आस-पास के पहले वो देने हैं और फिर किताबी उदाहरण बाद में देने हैं। तो किताब के जो उदाहरण हैं वो बाद में, और पहले आस-पास के उदाहरण से उसे समझाइए, तब गणित को अच्छे से समझ पाएगा। एक चांदा लेना है प्रोटेक्टर और उसकी सहायता से 250 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए इस प्रश्न को जो है आप सही से उत्तर दे सकते हैं कैसे? सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, किसी भी नाप की खींच सकते हो, वो OA के नाम से आप उसे लिखोगे। फिर आप जो है अपना चांदा लेकर रखोगे और चांदा रख के इस पॉइंट से जो है आप यहाँ इस साइड में आप जो है कोण नापोगे। तो 10, 20, 30 ऐसे डिग्री बढ़ती जाएगी, और जहाँ आपका 250 डिग्री 260 डिग्री वाला पॉइंट आए, आप वहाँ बिंदु लगाकर फिर अगली लाइन खींचोगे O से B तक की। तो इस प्रकार आपने चांदी की सहायता से एक 260 डिग्री का एक कोण बना लिया है। तो अगर ये कोण 260 डिग्री का है तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा? क्योंकि अपने को पता है कि सारा कोण 360 डिग्री का होता है, तो अगर ये 260 डिग्री है तो बचा हुआ कोण 100 डिग्री का हो जाएगा। और आप जो मैंने बोला है वही आप यहाँ लिख सकते हो। फिर है गणित अमूर्तता का विषय है, आप इसको कैसे समझते हो? देखो गणित अमूर्तता का है मतलब इसमें कल्पना ज़्यादा ज़रूरी है। जो सोच विचार कल्पनाएँ नहीं करता है वो गणित समझ भी नहीं पाता है। तो ये एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विषय है। इसमें संख्याएँ, बिंदु, रेखाएँ, कोण आदि को विचार करके कल्पना करके ही कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ या छुआ इसको नहीं जा सकता। गणित में किसी भी चीज़ को छूना नहीं होता है, बस आप इसको कॉन्सेप्ट बना लोगे। आपसे कहेगा आयताकार खेत, क्या आप खेत में जाके नापोगे? नहीं नापोगे, आप केवल एक आयत बनाओगे, कॉन्सेप्ट बनाकर उसे समझोगे। यहाँ प्रतीक और तर्क के माध्यम से चीज़ें होती हैं, इसलिए गणित एक अमूर्त विषय है। फिर है प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के कोई 6 उद्देश्य बताने हैं। तो 6 उद्देश्य मतलब आपको 3 अंक का प्रश्न दिया गया है, तो 6 उद्देश्य आपको लिखने हैं। हर अंक के लिए कम से कम 2 लाइनें आपको लिखनी हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, प्राथमिक कक्षाएँ छोटी कक्षाओं में मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चों ने क्या सीखा, उनकी प्रोग्रेस प्रगति चेक की जाएगी। कहाँ-कहाँ बच्चों को अधिगम सीखने में कठिनाई आई है, उन कठिनाइयों की पहचान करना ज़रूरी है, और शिक्षण की प्रभावशीलता को भी जाँचेंगे। प्रभावशीलता मतलब कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है कि बच्चे उतना समझ पा रहे हैं। उचित प्रतिपुष्टि, क्या बच्चों ने जो सीखा है वो उनके दैनिक जीवन में काम आ रहा है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा बच्चों से। फिर है उपचारात्मक शिक्षण, कमज़ोर बच्चों को दोबारा पढ़ाया जाएगा, और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। पढ़ने लिखने के साथ-साथ खेल-कूद वगैरह इन सब चीज़ों में भी वो माहिर हो सके। फिर अगली आपसे एक विधि पूछी थी, आगमन और निगमन विधि। इसमें क्या अंतर है? आपको 8 अंतर बताने हैं। देखिए एक-एक करके आप अंतर लिख सकते हैं। विशेष से सामान्य की ओर चलती है आगमन विधि। विशेष का मतलब पहले आपको उदाहरण देने हैं, फिर आपको नियम बताना है, और जबकि नियम से उदाहरण की ओर चलती है निगमन विधि। फिर है नियम की खोज, जब आप उदाहरण दोगे तो आप नियम की खोज भी कर पाओगे, जबकि यहाँ नियम की खोज नहीं होती, यहाँ नियम को ही समझाकर उससे आगे उदाहरण दिए जाते हैं। फिर ये विद्यार्थी ज़्यादा सक्रिय आगमन विधि में रहता है और शिक्षक ज़्यादा सक्रिय निगमन विधि में रहता है। यहाँ बालक स्वयं खोज करता है, चूँकि बालक सक्रिय है तो वही खोज करेगा, जबकि शिक्षक जो सक्रिय होता है वो व्याख्यान देता है। जहाँ अधिक समय लगेगा, चूँकि बच्चे को करना है तो खुद को ज़्यादा टाइम लगेगा, शिक्षक करेगा तो कम समय लगेगा। यहाँ बच्चा स्वयं करता है तो ज्ञान स्थायी होगा, और यहाँ बच्चा अस्थायी ज्ञान या कम स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। फिर ये चूँकि बच्चा स्वयं कर रहा है तो तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा, और यहाँ नियमों की पालना करते हुए केवल अनुभव वाला ज्ञान प्राप्त करेगा।
छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होती है और बड़े बच्चों के लिए निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। ये इसके आपको मैंने उदाहरण समझा दिए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, आपको दिया गया है एक पूरा जो है आकृति, उस पूरी आकृति को आपको जो है अलग-अलग भागों में बाँटकर उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास ये आकृति है, हमको क्या करना है, सबसे पहले इस आकृति को जो है अलग-अलग भागों में तोड़ना है। जैसे ये पहला भाग हमने इसका बना दिया, इसको दूसरे भाग में तोड़ दिया, फिर इसको तीसरे भाग में तोड़ दिया और चौथे भाग में तोड़ दिया। तो इससे 4 आकृतियाँ बनेगी और चारों ही आकृतियाँ जो है मैंने यहाँ निकाली हैं। जैसे आप देखिए कि ये पूरी भुजा 9 है और ये 6 हैं, तो 9 में से 6 को घटाएँगे तो ये बची हुई भुजा कितनी आ जाएगी, 3। तो हमने इसको लिखा है 3 और ये पूरे कितना है, 9। तो पहली जो आकृति है ये एक आयत है जिसमें लंबाई 9 है, चौड़ाई 3 है। फिर अगली आकृति हमने बनाई है ये वाली, इसमें साफ-साफ दे रखा है ये 12 है और चूँकि हमने अभी इसको निकाला है 3, तो हम लिख देंगे ये 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई और इसकी लंबाई 12 है। दूसरी आकृति, दूसरा आयत हमें प्राप्त हो गया। तीसरी आकृति ये वाली है, इसमें क्या है, टोटल ऊपर से नीचे तक 12 हैं और बीच में ये 6 हैं। अगर उसमें से हम ये ऊपर वाला, चूँकि ये भुजा यहाँ 3 है, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये 9 निकल के आ जाएगी, तो 9 है। और चूँकि ये भुजा की बात करें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है या इस भुजा के बराबर है, तो ये 3 है। तो अगली वाली आकृति में भी चौड़ाई 3 और लंबाई 9 है और बची हुई चौथी आकृति को भी आप एक आयत के रूप में पाओगे, जहाँ टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 15 है और 15 में से ये वाला 3 यानी यहाँ से हटा देंगे तो ये आपके 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और साइड में 3 दे रखा है, यानी ये 3 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको 4 आयत देखने को मिलेंगे। हर आकृति में एक आयत है, सभी का फॉर्मूला निकालेंगे और सभी का फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 4 बार लंबाई इंटू चौड़ाई का सूत्र लगाकर चारों आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर जो संपूर्ण आकृति है ये आकृति, इसके लिए चारों आकृतियाँ जो हमने अभी तोड़ी हैं इनको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अगला हमारे सामने प्रश्न है, प्रश्न ये है कि विद्यालय में किसी सप्ताह में अनुपस्थित बच्चों की संख्या आपको दी गई है। आपको एक चार्ट दिया गया है जहाँ एक तरफ दिन है, एक तरफ अनुपस्थित बच्चे हैं कि किस दिन कितने बच्चे नहीं आए हैं। सोमवार के दिन 2 बच्चे नहीं आए, मंगलवार के दिन 6, बुधवार के दिन 5, गुरुवार के दिन 0, शुक्रवार के दिन आपके 10 बच्चे और शनिवार के दिन 8 बच्चे नहीं आए हैं। इनकी सहायता से आपको दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले ऐसे बिंदु लगाने हैं, जो आप जहाँ बिंदु बनाओगे उन बिंदुओं को ऐसे लंबे-लंबे डंडे या जो हैं एक तीर के जो हैं लंबे-लंबे डंडे या इनको बिंदुओं को आपस में जोड़ोगे तो आपके जो आरेख बनेगा वही दंडालेख है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स अक्ष की तरफ दिन मान लोगे और यानी कि जो इस साइड में दे रखा है इसको नीचे बनाओगे और इस साइड में जो दे रखा है इसको ऊपर बनाओगे। तो अनुपस्थित बच्चों की संख्या को आप 2-2 के रूप में दर्शाइए। चूँकि ज़्यादातर संख्या 2 के पहाड़े में आ रही है तो हम 0 से शुरू करेंगे। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इनके बीच में एक छोटा-छोटा बिंदु लगा लेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 के लिए। इस प्रकार से इसको दर्शा लेंगे, यानी संख्याएँ इधर आ जाएगी और इधर आप दर्शाओगे दिन, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब ये कह रहा है कि सोमवार के दिन 2 बच्चे नहीं आए हैं तो हम सोमवार के जस्ट ऊपर से सेलेक्ट करके 2 बिंदु लगा देंगे। फिर उसके ऊपर एक गोला बना देंगे। मंगलवार के दिन 6 बच्चे नहीं आए तो 6 के ऊपर गोला लगा देंगे, बुधवार के दिन 5 पे गोला लगा देंगे, गुरुवार के दिन 0 पे गोला यानी खुद 0 पे आ जाएगा, फिर शुक्रवार के दिन 10 और शनिवार के दिन 8 पे गोला लगाएंगे। अब गोला लगाने के बाद हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में मिलाना है। जैसे 2 का जो गोला है इसको 6 वाले गोले से मिलाएंगे, 6 के गोले को 5 से मिलाएंगे, 5 वाले को 0 वाले से, 0 वाले को 10 वाले से और फिर 10 वाले को 8 वाले से मिलाएंगे। तो इस प्रकार का जो आलेख होगा ये है दंड आलेख। और इसमें आप देखकर कह सकते हो कि जिस दिन सबसे कम बच्चे अनुपस्थित हैं मतलब सब बच्चे आए हैं वो दिन गुरुवार हैं। ये भी हमने बता दिया है। फिर अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 19वां प्रश्न है कि कक्षा 8 के बच्चे हैं आपके पास, इन्होंने ग्रेड प्राप्त की हैं और किस बच्चे ने कितने ग्रेड प्राप्त किए हैं, कितने बच्चों ने कौन सी ग्रेड प्राप्त की है आपको दे रखा है। इसका आपको एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट का मतलब होता है वृत्त आलेख और पूरे वृत्त के अंदर कोण के हिसाब से चीज़ें दर्शानी होती हैं। चूँकि आपको यहाँ कोण नहीं दिया गया है तो आपको कोण बनाना है। सबसे पहले आप देखिए कि कितने बच्चे आपको दे रखे हैं। तो सारे ही बच्चों की संख्या दे रखी है कि ए ग्रेड 6 बच्चों को,
बी ग्रेड 5 बच्चों को, सी ग्रेड 10 बच्चों को, डी ग्रेड 3 बच्चों को आई हैं। तो टोटल विद्यार्थी 24 हैं। तो जब भी आप हर विद्यार्थी का हर ग्रेड का एक कोण निकालोगे तो इसके लिए आप एक लाइन लिखोगे, ग्रेड ए प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो है विद्यार्थियों का कोणीय भाग। फिर ऐसे लिखोगे ग्रेड बी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कोणीय भाग। फिर लिखोगे ग्रेड सी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कोणीय भाग। और लास्ट में लिखोगे ग्रेड डी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का जो है कोणीय भाग। और कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको जिस ग्रेड को निकालना है उसकी संख्या लिखिए। तो ग्रेड ए की संख्या है 6 और टोटल कितना है बच्चे, टोटल 24। कोण बनाने के लिए 360 से गुणा करते हैं। तो आप 6 से इसको काटोगे, 6 चौके 24, फिर 4 से इसको काटोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे आप जब 5/24 इंटू 360 डिग्री निकालोगे तो 75 डिग्री आएगा। ऐसे ही ग्रेड सी के 10 बच्चे हैं टोटल 24 में से, और फिर कोण निकालोगे तो 360 से गुणा करोगे तो 150 डिग्री आएगा। ऐसे डी वालों में निकालोगे तो 45 डिग्री आएगा। तो सबके आपने कोण निकाल लिए हैं। फिर आपको डी, जिसको आप चांदा कहते हो, चांदे की सहायता से सबसे पहले आप ए वाले के लिए 90 डिग्री का कोण बना लोगे तो ये ग्रेड ए निकल जाएगा। फिर बी वालों के लिए आप 75 डिग्री का कोण बना लोगे तो बी इसका निकल जाएगा। सी वालों के लिए आप 150 डिग्री का कोण बना लोगे और बचा हुआ जो कोण है वो 45 डिग्री का रह जाएगा डी वालों के लिए। तो इस प्रकार से एक पाई चार्ट भी बना सकते हैं। आपको इसमें अपना दिमाग लगाना है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, फिर भी आप इसे कर सकते हो। और फिर 6 अंक का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर का, जिसमें आपसे कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, उसको आप उदाहरण से बताइए। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ और आपको इसको लिखकर जो है इससे सारी चीज़ें बता सकते हो। कि सतत व्यापक मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन करवाता है वर्ष भर, जिनमें हर महीने कुछ न कुछ बालक की क्षमताओं को जांचा जाता है। व्यापक मूल्यांकन होता है बच्चे के सारे ही पक्ष चेक किए जाते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती है, उनको उसी अनुसार व्यक्तिगत रूप से सिखाया जाता है। बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रखा जाता है, पाठ्यक्रम का बस्ते का इनका बिना बोझ के उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाता है, उनसे पूछ कर कि वो किस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है शिक्षक के साथ साथ, ताकि बच्चे खोज करके सीखें। बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा दी जाती है, रटने पर बल नहीं दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों के लिए ही शिक्षा और पाठ्यक्रम बनाया जाता है। और सही परीक्षा या आदर्श मूल्यांकन करवाया जाएगा, जिसमें हर प्रश्न यूनिक बनाया जाएगा, अच्छा प्रश्न, और वही प्रश्न बनाया जाएगा जो पेपर में पूछा जाना है। सटीकता होगी, कोई उसमें जो है धांधली नहीं होना चाहिए। सही जो जिस परिवेश में बालक रहता है उसके प्रश्न पूछे जाएं और परीक्षाओं में कोई कमी न रहे। रिपीटेटिव प्रश्न नहीं होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए जाने चाहिए, यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न भी दिए जाने चाहिए। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये लिख सकते हो। तो आपको मैंने सारा ही पेपर 2025 का करवा दिया है। इस पेपर की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपने अगर वीडियो देख लिया है तो आप टेलीग्राम से वहाँ इसके ऊपर आप कर सकते हैं।